गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। ये स्टेट का है दोस्तों, बिहार स्टेट में जो अभी जुलाई में जो परीक्षा होने वाले दोस्तों उस एग्ज़ाम का है दोस्तों। और इसमें 50 मार्क का देखिए दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में कॉमन विषय है दोस्तों जो पूछा जाता है। और 2020 में, 19 में और 2023-24 में जितने सारे दोस्तों परीक्षा हो चुके हैं दोस्तों अभी तक में, जिन सारे मतलब एग्जाम में दोस्तों ये 50 मार्क का जो अन्य दक्षता और ये शिक्षण कला से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो उन सारे क्वेश्चन का पूछा गया ही हम इस सेशन में डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिसमें कि अभी तक हम इसका ये 2008 का देखिए दोस्तों 8 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट तक का करवा चुके हैं। और आज जो करवाने वाले हैं वो है 8 सितंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग का आते हैं हम लोग अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा 8 सितंबर 2023 का शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो ये है व्याख्यान है, व्याख्यान। ये वाद विवाद नहीं होगा, दलगत कार्य नहीं होगा, स्व अध्ययन नहीं होगा, व्याख्यान सही है दोस्तों। एक से अधिक अगर बच्चा है तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखिए। व्याख्यान विधि एक पारंपरिक विधि है जो शिक्षकों को बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती है, लेकिन यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सीमित कर सकता है, जो अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र छात्राओं की मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि क्या है? तो ये है दलगत कार्य। देखिए, छात्र छात्राओं की मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु सहयोग की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये दलगत कार्य यहाँ होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत कार्य एक अच्छी विधि है। यह विधि छात्रों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, टीम वर्क के महत्व को समझते हैं और संवाद कौशल तथा समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो क्या नहीं है? तो शिक्षण विधि नहीं है। इनमें से एक शिक्षक के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। क्या नहीं है? तो शिक्षण विधि नहीं है, शिक्षक है, विषय वस्तु है, शिक्षार्थी है। ये तीनों है दोस्तों। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र है दोस्तों, ये तीनों है। मतलब ये शिक्षण विधि नहीं है, ये तीनों है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, शिक्षक की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। शिक्षण विधि एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है, अतः विकल्प ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निविष्ट करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। देखिए, शिक्षण का लक्ष्य है दोस्तों, इसमें से व्यवहार में वांछित ज्ञान अंतर्निहित करना। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना शिक्षण का लक्ष्य यही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण का लक्ष्य व्यवहार में वांछित बदलाव लाना, शिक्षा के माध्यम से छात्रों में न केवल ज्ञान का संचार करना है, बल्कि उनके व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। जबकि अन्य तीनों विकल्प व्यवहार में वांछित बदलाव की ओर ले जाते हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि है। आगमन विधि क्या है? तो विशिष्ट से समान की ओर ये विधि है। आगमन विधि क्या है? तो विशिष्ट से समान की ओर ये विधि है। सोल्यूशन देखिए, आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। यह विधि विशिष्ट से समान की ओर, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल और उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकरात विधि है। सुकरात विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रश्न उत्तर है। सुकरात विधि प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर है सुकरात विधि, प्रश्न उत्तर। देखिए, सुकरात विधि जिसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है, व्यक्तियों के बीच सहकारी तर्कपूर्ण संवाद का एक रूप है जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने और विचारों को अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को सामने लाने के लिए प्रश्न पूछने और उत्तर देने पर आधारित है, जिसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। इनमें से परियोजना विधि के लिए सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है?
तो शिक्षक केंद्रित ये सही नहीं है। बस देखिए, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है, परियोजना विधि के लिए सही नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित सही नहीं होगा, वास्तविक जीवन में संपादित होगा, सामाजिक वातावरण में घटित होगा और उद्देश्य पूर्ण क्रिया होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, परियोजना विधि छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक केंद्रित परियोजना विधि छात्रों को केंद्र में रखने के बजाय शिक्षक को केंद्र में रखता है। देखिए, शिक्षक केंद्रित परियोजना विधि शिक्षक को केंद्र में रखने के बजाय शिक्षक को केंद्र में रखता है, इसीलिए सही नहीं है, अतः BCD परियोजना विधि के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक का भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए, क्या है पढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इतिहास। देखिए, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। देखिए, गणित में तो अभिनय नहीं कर सकते, नहीं भूगोल नहीं विज्ञान में, इतिहास में हम लोग अभिनय कर सकते हैं, इतिहास सही आंसर होगा। देखिए, नाटक या भूमिका निर्वाह शिक्षण की एक अनूठी विधि है जो छात्रों को विषय के प्रति अधिक संलग्न कर सकती है। इतिहास नाटक के लिए एक आदर्श विषय कर सकती है। इतिहास नाटक के लिए एक आदर्श विषय है क्योंकि यह छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के जीवंत करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? ये है प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है प्रयोगशाला। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रयोगशाला मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती है। इस प्रकार की क्रिया में विचार, कल्पना, योजना बनाना, निर्णय लेना आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है, तो क्या है? शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण सिद्धांत सही आंसर होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह शिक्षण की प्रक्रिया को दिशा देते हैं और शिक्षक को यह निर्देशित करते हैं कि विषय वस्तु को किस प्रकार से छात्रों के समझने योग्य बनाया जाए जिससे छात्रों को अधिकतम ज्ञान और समझ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संबंधित है किस चीज़ से? तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित है। प्रस्तावना इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में पढ़ाई जाने वाले पाठ या विषय वस्तु के प्रति सोच की जानकारी मिले। प्रस्तावना प्रश्नों में पूर्व ज्ञान व पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से समन्वय हो। जैसे अध्यापक रात के समय आकाश में क्या दिखाई देते हैं? जैसे अध्यापक रात के समय आकाश में क्या दिखाई देते हैं? छात्र तारे, चंद्रमा। अध्यापक चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। छात्र इंदु, मयंक, सोम सुधारक है। देखिए, जैसे अध्यापक चंद्रमा के पर्यायवाची है, छात्र इंदु, मयंक, सोम सुधारक के पर्यायवाची है। अध्यापक, फिर देखिए इंदु पृथ्वी पर क्या फैलाता है? इंदु, देखिए छात्र बोल रहा है इंदु पृथ्वी पर क्या फैलाता है? छात्र बोलता है प्रकाश की किरणें, रोशनी। तो अध्यापक विमल इंदु की विशाल किरणें कविता के बारे में बताओ। यही हुआ दोस्तों। तो ये क्या है? प्रस्तावना संबंधित है, पूर्व ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित है। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित है। सोल्यूशन देखिए इसका, पाठ योजना में गृह कार्य से, पाठ योजना में गृह कार्य से संबंधित नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को नवीन विषय समझने में मदद करता है और उनके पूर्व ज्ञान को अधिक मजबूत करता है। तो नवीन ज्ञान से छात्र नई सीखी गई बात का अभ्यास कर सके और उन्हें अपने ज्ञान में समाहित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। देखिए, पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पूर्व ज्ञान हो जाएगा, पूर्व अनुभव होगा और विषय ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और विषय ज्ञान, ये तीनों हो जाएगा। सोल्यूशन देखिए, पाठ योजना के खोजी प्रश्न में शिक्षक छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, पूर्व अनुभव और विषय ज्ञान का उपयोग करता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया में रुचि और जिज्ञासा बढ़ती है। छात्रों को नए ज्ञान के प्रति उत्साहित किया जा सकता है, अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषय विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है?
ये मूल्यांकन। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है, मूल्यांकन उपयोग होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन का उपयोग होता है। यह विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन में शिक्षक की मदद करता है। शिक्षकों को पाठ के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उनकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। क्या उल्लेख होता है? तो प्रथम पंक्ति में होता है। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है तो प्रथम पंक्ति में उल्लेख होता है। सॉल्यूशन देखिए, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख प्रथम पंक्ति में होता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों के साथ साथ शिक्षण की क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? ये मानकीकृत परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। मानकीकृत परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में आवश्यक होता है जहां विस्तृत जानकारी और समझ की जरूरत होती है। इसमें मानकीकृत परीक्षण शामिल है जिसमें परीक्षणों का विश्लेषणात्मक क्षमता की परख की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? किस प्रकार की परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? तो मानक संदर्भित परीक्षण में दोस्तों, अन्य छात्रों से तुलना की जाती है। वस्तुनिष्ठ संदर्भित में नहीं होगा, मानदंड संदर्भित में होगा और बी में ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका, जिस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इसमें से एक ही मूल्यांकन पर समान आयु के छात्रों के प्रदर्शन की तुलना में एक छात्र के प्रदर्शन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है। नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है। साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? ये संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, नियोजित साक्षात्कार को संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है जिसमें साक्षात्कार लेने वाले और आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। इसका उद्देश्य निश्चित सूचना प्राप्त करना है। तो नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, याद रखिएगा, संरचनात्मक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? तो केंद्रित साक्षात्कार में ये चर्चा जो है एक विधि पर केंद्रित होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा केंद्रित साक्षात्कार सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, जिस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विशेष विषय या विधि पर केंद्रित होती है वह केंद्रित साक्षात्कार कहलाती है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता विशेष रूप से एक निश्चित विषय या विधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रश्न पूछता है और उसी के आसपास चर्चा को सीमित रखता है। तो किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित साक्षात्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइटम विश्लेषण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपरोक्त सभी पर ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता पे, सुविधा सूचकांक पे और भेदभाव शक्ति पे। देखिए, आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने में केंद्रित होता है कि ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति। सॉल्यूशन देखिए इसका, आइटम विश्लेषण के इन तीनों पहलुओं को देखा जाता है जिसमें एक परीक्षा या सर्वेक्षण के प्रश्नों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके, जिसमें विकल्प डी उपयुक्त सभी सही होगा। देखिए, ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, यह जांचना है कि विकल्प कितने प्रभावी रूप से उन उम्मीदवारों को भटकाते हैं जो विषय को ठीक से नहीं जानते। सुविधा सूचकांक यह मापता है कि कितने उम्मीदवारों ने आइटम का सही उत्तर दिया है। भेदभाव शक्ति यह आइटम की उस क्षमता को मापता है जिससे यह उच्च प्रदर्शन वाले और निम्न प्रदर्शन वाले उम्मीदवारों के बीच अंतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? इसमें अनुमान लगाने का अनुमूलन, व्यापक नमूनाकरण,
आइटम वैधता, तो सत्य असत परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यापक नमूनाकरण। तो सत्य असत परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा व्यापक नमूनाकरण। सॉल्यूशन देखिए इसका, सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका व्यापक नमूनाकरण है, जिसमें समय कम लगता है और अधिक से अधिक पठ सामग्री को कवर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह डैश है। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% मतलब 5% कठिन है तो वह क्या है? तो यह मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल। देखिए सॉल्यूशन देखिए, कठिनाई सूचकांक यह दर्शाता है कि कोई प्रश्न या कार्य कितना कठिन या आसान है। यह उस प्रतिशत को दर्शाता है कितने लोगों ने यह प्रश्न का सही उत्तर दिया है। यदि कठिनाई सूचकांक 5% है तो इसका मतलब 5% लोग केवल सही उत्तर दिया है, तो जिससे यह पता चलता है कि प्रश्न काफ़ी कठिन है दोस्तों, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार क्या है? अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार क्या है? ये है दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। माता पिता को पत्र, अंकन और रिपोर्टिंग दोस्तों प्रणाली, और पारंपरिक अंकन प्रणाली है और पास फेल प्रणाली है। माता पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली और पास फेल प्रणाली है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली के प्रकार है। अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली के प्रकार है, देखिए अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली के प्रकार है दोस्तों कि माता पिता को पत्र, इसमें शिक्षक छात्र की प्रगति, उपस्थिति और व्यवहार के बारे में माता पिता को सूचित करता है। पारंपरिक अंकन प्रणाली में देखिए छात्रों को परीक्षा और असाइनमेंट के लिए अंक दिए जाते हैं, इसमें उनका मूल्यांकन किया जाता है। पास फेल प्रणाली, इसमें छात्रों देखिए जिसमें उनका मूल्यांकन किया जाता है। पास फेल प्रणाली में इसमें छात्रों को पास फेल की श्रेणी में रखा जाता है। अतः उपयुक्त सभी विभिन्न संस्थान और शिक्षा प्रणाली इन तीनों प्रकार की अंकन रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करती है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मापन मूलतः डैश है। मापन मूलतः क्या है? तो मापन मूलतः देखिए संख्यात्मक मूल्य होगा। सॉल्यूशन इसका, मापन मूलतः संख्यात्मक मूल्य है। यह मूल्यांकन का वह भाग है जो मात्रा, अंकों, मध्यमान, प्रतिशत तथा औसत में व्यक्त किया जाता है। मापन छात्रों की प्रगति को संख्याओं, आंकड़ों में व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः मूल्यांकन है। मूलतः मूल्यांकन क्या है? तो ये मूल्य निर्णय। मूलतः मूल्यांकन क्या है? संख्यावाचक मूल्य नहीं होगा, संख्यात्मक मूल्य नहीं होगा। देखिए मूलतः मूल्यांकन बोल रहा है, नहीं गुणात्मक मूल्य होगा, ये मूल्य निर्णय होगा। देखिए पीछे क्या था, मापन बोल रहा था। मापन मूलतः क्या होगा? मापन तो हमेशा संख्यात्मक होगा। उसके बाद यहाँ देखिए मूलतः क्या होगा? तो मूलतः हमेशा दोस्तों मूल्य निर्धारण होगा, मूल्य निर्णय होगा। सोल्यूशन देखिए जो पहले बार बोला जाएगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सोल्यूशन देखिए इसका, मूलतः मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन द्वारा हम किसी भी प्रक्रिया और परिणामों के बारे में सारी जानकारी को एकत्र करते हैं और उसके विश्लेषण को दर्शाते हैं। मूल्य निर्णय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है तो ये क्या हुआ? मूल्यांकन होगा, माप होगा, परीक्षण होगा, क्या होगा? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों इसका। अगर एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है तो स्कोर का मूल्यांकन क्या होगा? मापा होगा और परीक्षण होगा, तीनों होगा। सोल्यूशन तो देखिए पेपर में एक छात्र का स्कोर विकल्प उपयुक्त सभी मूल्यांकन, परीक्षण और माप, ये तीनों ही छात्र के स्कोर को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मूल्यांकन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों की उपलब्धि और समझ का आकलन करता है। परीक्षण और माप इसके अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? तो उपयुक्त डी इसका देता है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा। देखिए एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, ये गलत है। देखिए एक परीक्षण आमतौर पर यह मापता है कि व्यक्ति ने किस विशेष विषय या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है और वह उस ज्ञान का कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, जो विभिन्न प्रकार के छात्रों के माध्यम से व्यक्ति की तार्किक सोच को परखता है। इसलिए यह कितना अच्छा है कितना नहीं मापता, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं के ज्ञान का मूल्यांकन करता है, क्योंकि इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रचनात्मक मूल्यांकन।
रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आकलन है जिसका उपयोग छात्र की प्रगति, शिक्षण, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग उन छात्रों की पहचान के लिए किया जाता है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है लिकर्ट स्केल का। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने, दृष्टिकोण माप की बात हो रही है तो किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो लिकर्ट स्केल का। दृष्टिकोण माप के लिए लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। लिकर्ट स्केल एक क्रम सूचक पैमाना है जो व्यक्तियों के दृष्टिकोण या भावनाओं को मापने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है। योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, योग्यता प्राप्त की, यह मापने के लिए योग्यता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन इसका, योग्यता परीक्षण का उपयोग योग्यता प्राप्त की माप के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य में सीखने की गतिविधियों या किसी पेशे में सफलता का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सहमति के आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है? सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो कौन? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यह दोस्तों सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। सॉल्यूशन देखिए इसका, सहमति की आयु विधेयक दी एज ऑफ कंसेंट बिल बहरामजी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ, जिसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया तथा इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ये असम राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सॉल्यूशन देखिए, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और भूटान की सीमा असम से 267 किलोमीटर लगता है, अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर तथा सिक्किम से 32 किलोमीटर से लगती है, अर्थात सर्वाधिक सीमा असम के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की अपनी ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋणों को और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्रेडिट निर्माण कहा जाता है, इसे क्रेडिट निर्माण कहा जाता है। देखिए, साख निर्माण बैंकों की वह शक्ति है जिसमें वे ऋणों, अग्रिमों तथा विनियोगों के द्वारा अपनी गौण जमा का प्राथमिक जमा से अधिक विस्तार करते हैं। साख निर्माण बैंकों की वह शक्ति है जिसमें वे ऋणों, अग्रिमों तथा विनियोगों के द्वारा अपनी गौण जमा का प्राथमिक जमा से अधिक विस्तार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके सचिव कौन थे? तो सचिव इसके जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने स्थापित किया। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 से पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल 100 मीटर लंबा है और सियोम नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता? इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका, गोंद और रेजिन ये प्रत्यक्ष उत्पाद वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। गोंद और रेजिन चरने के लिए घास करता है, दवा ये सब करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ये चरने के लिए घास, दवा और टोकरियों के लिए बांस एवं वन उत्पाद है जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
और गोंद और रेजिन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएं, स्याही आदि में किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता? इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर देखिए, प्रजातियों का लुप्त होना। प्रजातियों का लुप्त होना ये वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। वनों की हानि का कारण प्रजातियों का लुप्त होना नहीं बनता है। इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? तो प्रजातियों का लुप्त होना वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। और औद्योगिकरण ये हानि बनता है। बांध बनाना और खनन करना ये सब हानि बनता है। ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग ये सब वनों की हानि का कारण बनता है, मगर प्रजातियों का लुप्त होना ये वनों का हानि कारण नहीं बनता है। सोल्यूशन देखिए इसका, औद्योगिकरण, बांध बनाना और खनन करना तथा ईंधन लकड़ियों का व्यापक उपयोग वनों की हानि का कारण है। प्रजातियों का लुप्त होना वनों की हानि का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में की थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो ये डेल्टा में दोस्तों हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोल्यूशन देखिए, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता है। ये वेटलैंड है जिसमें नदियाँ अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या दूसरी नदी में प्रवाहित करती है। खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो ये है कैफीन। कैफीन चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। सोल्यूशन देखिए इसका, कैफीन में एल्केलाइड पाए जाते हैं। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार के नशे के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 41 में, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, और जबकि दूसरे 8 लोगों की जिनकी औसत आयु 81 है। तो दोनों का 5 गुना 42 हो जाएगा, 8 गुना 81 हो जाएगा। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाता है, दोनों को औसत निकाल के जोड़ देंगे, सभी लोग औसत क्या हो जाएगी? तो देखिए सबसे पहले 5 लोगों की औसत आयु निकाली। सबसे पहले देखिए यहाँ पे निकाला है, देखिए 5 लोगों का औसत है 5 गुना 42, इसको जोड़ देना है 8 गुना 81, ये क्या हो जाएगा? सभी लोगों की औसत आयु को यहाँ पे x मान लें, सभी लोगों की औसत आयु को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी लोगों को औसत आयु, देखिए ये अलग तरीका से निकाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, माना कि सभी 5 गुना 42 कितना हो जाएगा? 42 पंचे 15 10 15 20 एक आ गए 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। उसके बाद 210 में भागा 5 से दे दो, 42 प्लस 81, और यहाँ पे देखो x गुना, ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस किया है। क्वेश्चन में देखिए माना लोगों की औसत यहाँ पे x वर्ष है, इसमें दिया होगा दोनों को औसत आयु को जोड़ देते हैं तो औसत आयु जो है इसका औसत आयु गुना 8 + 5, 8 + 5 यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ देंगे 5 और 8, 210 + 647 बराबर x गुना 13, x गुना 13 बराबर 858, 66 वर्ष। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस किया हुआ इसीलिए दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 पर 2% प्रतिवर्ष की दर से 1000 रुपया मूलधन हो गया इसका, और 2% इसका दर हो गया, और साल हो गया समय 2 साल। तो दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई, चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या होगा? इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है a बराबर p × 1 + r/100 इंटू पावर पे पावर, a बराबर क्या होगा? p × 1 + r/100 पावर पे n होगा। तो ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 1000 गुना 1 + 2/100, 1 + 2% है ना, 2/100 पावर 2, तो 1000 गुना 51/50 गुना 51/50, तो 1040.4 हो जाएगा। ये निकाल के हमारा। उसके बाद अब चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमारा मिश्रधन निकला है। मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। 1040 में से 1000 घटा देंगे तो 40.4,
हमारा 40.4 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में हमें भिन्नों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों भिन्न सबसे पहले देखिए दोस्तों 5, ये देखिए इसमें 5/8 है, 7/12 है, 3/4 है, 13/16 है। ठीक है, अब इनको देखिए हर का लॉसल, सबसे पहले देखिए हर का लॉसल ले लीजिए। जब ये आरोही क्रम की बात हो ना तो सबसे पहले सबका लॉसल ले लेंगे। ठीक है, सबका लॉसल ले लेंगे तो 48 48 हो जाएगा। अब 48 हो गया ना तो नया भिन्न इस प्रकार होगा। देखिए नया भिन्न इसको हम लोग बनाएंगे, 48 को करेंगे तो 5 गुना 48, 5/8 को सबको 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नया भिन्न आ जाएगा 30/48 हो जाएगा, 28/48 हो जाएगा, और उसके बाद 28/48 हो गया, फिर 36/48 हो गया, फिर 39/48 हो जाएगा। तो नया भिन्न देखिए सबसे पहले नया भिन्न होगा कैसे 8/48। ठीक है, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 48 6 × 5 = 30, सब में 30/48। ठीक है, सब में नीचे में तो सब का 48 दे देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/48, 28/48, 36/48, 39/48 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें आरोही क्रम की बात हो रही है तो बढ़ते क्रम में हमको सजाना है, तो जो सबसे छोटा होगा इसमें भी छोटा होगा 28/48 सबसे छोटा, फिर 30/48 इससे बड़ा होगा 36 बटे, फिर 39/48। तो 39/48 हम किसको लिखे हैं, ये इसको लिखे 13/16 को लिखे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए 7/12 यहाँ पे हो जाएगा 7/12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 7/12 हो जाएगा। इनका आरोही क्रम में लिखने पर देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में जब हम लिखते हैं इसका तो इसको 28 वाले को इस साइड करेंगे। ठीक है, 28/48 मतलब 7/12 होगा, तब फिर होगा हमारा 5/8, 7/12 5/8, तब फिर होगा 3/4, तब 13/16। देखिए 7/12 5/8 3/4 13/16, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 138 है, दो संख्याओं का एलसीएम अगर हमारा 38 है लेकिन उनका जीसीडी 23 है, जीसीडी 23 है, तो संख्याएं 1/6 के अनुपात में है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 6 है। जब ये संख्याएं हमें दिया हुआ है तो हम ये संख्याएं 1 और 6 है, तो पहला को इसको x मान लेंगे, एगो को 6x मान लेंगे। ठीक है, ये मान लिए। अब इसका बोल रहे दोनों का एलसीएम, तो दो को संख्या दिया हुआ है ही है तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। एगो का दिया हुआ कितना 138 इसका एलसीएम है और एचसीएफ कितना है 23, तो 138 यहाँ हो गया, यहाँ पर 23 हो गया। ठीक है, x × 6x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 23 बार भी ये 138, तो x बराबर हमारा 23 निकल गया। अब बोल रहा है दोनों में से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो बड़ी संख्या इसका क्या होगा, तो बड़ी संख्या देखिए 6x हो गया, तो 6 × 23, तो मतलब ये 138 आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो रहा है यदि 6 मीटर ऊंचे टावर, देखिए 6 मीटर टावर की ऊंचाई बोल रही है, ये टावर हो गया हमारा 6 मीटर ऊंचा, ऊंचे टावर की छाया जमीन पर 2.3 मीटर लंबी पड़ती है। ये देखिए 2 मीटर 3 ऊंचे टावर की छाया जमीन पर 2.3 मीटर लंबी पड़ती है, तो सूर्य की ऊंचाई है, तो सूर्य की ऊंचाई हमें बात कर रहे हैं दोस्तों। 2 मीटर 2√3 मीटर ये दोस्तों इसकी लंबाई पड़ गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ 2√3 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हमारा है गया। अब बोला सूर्य की ऊंचाई क्या है, सूर्य की ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले देखिए सूर्य का अवरवन कोण देखिए निकालना है, तो यहाँ पे डैश 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 दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर थीटा हो गया, हमें अब थीटा निकालना है कि थीटा क्या होगा। देखिए सूर्य का अवनमन, ये अवनमन कोण है दोस्तों, नीचे वाला ये उन्नयन कोण हो गया, ये अवनमन कोण हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सूर्य का अवनमन कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC, मतलब लंब बटे आधार। इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से चलते हैं, देखिए ऐसे ऐसे अगर इसको कर देते हैं उल्टा उल्टा दीजिएगा तो इसका लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 2 क्या बोलते हैं लंब बटे आधार 6 मीटर बटे BC बटे इसका tan थीटा बराबर ये बराबर BC बटे AB, तो 6 बटे 2√3 क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा का मान हो जाएगा √3, जो कि tan 60 का मान हो जाएगा, तो यही हमारा 60 डिग्री आंसर हमारा निकल गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
मैराथन का अर्थ दौड़ना है, जैसे हाइबरनेशन का अर्थ क्या है? तो मैराथन का अर्थ दौड़ना है, तो हाइबरनेशन का अर्थ होता है नींद। जिस प्रकार मैराथन का अर्थ लंबी दौड़ है, उसी प्रकार हाइबरनेशन का अर्थ है लंबी नींद। लंबी दौड़ है तो लंबी नींद इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे देखिए शब्दों की श्रेणी में संबंधित विकल्प का चयन करिए। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक। जैसे देखिए सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक है, उसी प्रकार रंगमंच होगा। तो सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक रंगमंच पे ही करते हैं। देखिए सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच सभी फिल्म से संबंधित है, जबकि अन्य सभी अलग अलग समूह से संबंध रखते हैं, तथा रंगमंच दिए गए श्रेणी से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन। ये तो हमारा हो गया रंगमंच होगा। अब आगे देखिए, इस श्रृंखला को देखें कि 7, 10, 8, 11, 9 और 12 कैसे बट रहा है। तो देखिए 7, 3, 10, 7, 1, 8, 1, 9, 9, 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा। जैसे 10, 11, 12 इसके आगे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि z बराबर 52 है, z बराबर अगर 52 है तो ACT बराबर 48 है। ये देखिए z बराबर 52, ये 27 हो गया, 5, 2, 7 है, यहाँ पे ACT 1, 3, 1, 4, 20, 4, 24, देखिए सबसे पहले z का स्थान कितना है, 26 हो गया, 26 दूना 52, ACT 1, 3, 1 प्लस 3 प्लस 20, 20, 3, 1, 24, 24 दूना 48। उसी प्रकार b का मान यहाँ पे 1 हो गया, प्लस b का मान 2 प्लस 1 प्लस t का 20, 20 2 22 1 23, 23 हो गया, तो 23 दूना 46। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोल रहा है ए बी का भाई है। अब देखिए ए बी का भाई है, तो यहाँ पे देखिए हम अपने तरीके से देखिए ए बी का भाई है, ए यहाँ पे बी का भाई है, ठीक है। तो ये प्लस दे देंगे, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, तो यहाँ माइनस हो गया। देखिए फीमेल के लिए माइनस देंगे, मेल के लिए प्लस देंगे, बी सी की बहन है। और यहाँ तो सी डी का पिता है, सी जो है सी डी का पिता है, तो बटे यहाँ पर डी दे देंगे, सी डी का पिता है, तो डी भी मेल है, सी डी का पिता है। अब बोल रहा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ए का कौन है, ये डी जो है डी, ये ए का कौन है। तो ये देखिए दोस्तों, पिता मतलब ये भाई, ये ए और सी क्या है, भाई होगा, ये भाई है, सी भाई, ये बहन है, तो भाई का ये बेटा या बेटी होगा, तो भतीजा या भतीजी ये होगा। तो जिसमें भतीजा भतीजी नहीं दिया है, तो यह कहे कि यहाँ पर मेल है कि फीमेल है, ये निर्धारित ही हम लोग नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, भतीजा या भतीजी दोनों हो सकता है, दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें इसे नहीं बनाना है। इसका ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।